इवेंट कंपनी, लोगों की सैलरियां कट हो रही हैं। मैं कहा यार मैं कितने वो अच्छा, और क्या ईबा क्या कर रहा है? मैं कहा देखिए साहब, मैं ईबा का ना तो प्रेसिडेंट हूँ, ना मैं उनका नुमाइंदा हूँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? आपके पटना में बहुत से चाहने वाले, एक आपके दोस्त है राणा जो आपके कॉलेज में थे। अरे अरे अमित अरे, सिंह। अच्छा। नहीं, हमारे तो तो वहां सर मैं बहुत भी सारे हैं। अब सर मैं भी अश्वनी रोशन भार्गव भी सर है। हिंदू हिंदू से ही हूँ सर, हॉस्टलर हूँ, 95 बैच सर। 95 बैच? सर 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 अरे वाह, मतलब ये तो मैं 91 का पास आउट हूँ, यानी कि आप मेरे 4 91 है बैचेस सर बाद। आप। हाँ, हाँ सर। तो पढ़ते इनफैक्ट सर आप सर हमारा प्रत्यय आपको। हाँ, बोलो अश्वनी, तुम बात करो। आप प्रत्यय अमृत से 2 साल जूनियर नहीं, प्रत्यय अमृत आपसे सीनियर थे 2 साल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर तो आप लोग के समय कलबलिया सर पीएम थे क्या? नहीं यार, मनोज कलबलिया। हमारे साल में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं था, क्योंकि थर्ड ईयर में मंडल कमीशन हो गया था, लेकिन उससे पहले धनंजय सिंह थे, धनंजय कुमार थे, हाँ और हाँ, धनंजय कुमार डीजे। हाँ करेक्ट, और दूसरे साल में एक में अनूप भार्गव खड़े हुए थे, आई थिंक विनीत विनायक थे, या धनंजय का तो मुझे क्लियरली याद है। सेकंड ईयर का नहीं याद, क्योंकि हमारे साल में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं था, तो मुझे उन्होंने नहीं मुझे हुआ था। मुझे पीएम ने, जो प्रिंसिपल थे पीसी वर्मा, उन्होंने उन्होंने मुझे वो लाइब्रेरी, कहना नहीं लाइब्रेरी मिनिस्टर होता, मैंने कहा सर लाइब्रेरी मिनिस्टर क्या हाँ करेगा? क्या नहीं नहीं, नहीं, कल्चर और ये सब तुम संभालोगे, तो वो बना आपके दिया था। कॉलेज आपके कॉलेज के भी कुछ डिटेल्स हम लोग के पास आए हुए, हो सकता है वो क्वेश्चंस भी सर बीच में आएंगे आपके आप पास। जो चाहिए साहब, मैं कह रहा हूँ ना कि हम मेरी लोग हम लोग लेंसिया को फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हम कॉलेज लाइफ का भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं सर, तो वो मेरे हम लोग सीधे लेंसिया को फॉरवर्ड अरे करेंगे। आप जैसे बोलिए, हमारे हम मैंने ना कॉलेज में हम लोग हम की दो जब मिनट पूरी, वापस आ रहे हैं। जरूर जरूर सर, आइए। हाँ, तो हम एक लोगों मिनट। के कॉलेज के टाइम की कहानियां बहुत मशहूर हैं। है ना? नहीं है मतलब उसमें काफी कुछ लेंसिया के लिए है, जो कि वो उसको मैनिपुलेट करके आपके सामने रखेंगे। जैसा चाहें साहब, जैसा चाहें। और लेंसिया प्लीज एक चीज को थोड़ा सा कल ध्यान में रखिएगा ना, एंड दैट इज कि हिंदी शुड बी प्राइमरली इन फोकस में, हिंदी को रखने का है आज। पूरा बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू हिंदी में होगा। चलिए, थैंक्स थैंक्स मैम, थैंक यू। हाँ लिंसिया, कैन आई टेल यू वन थिंग? जी जी बताइए। कि हाँ हाँ, ये जो आपका आपका डू यू कैन यू प्लेस, आर यू डूइंग इट फ्रॉम अ लैपटॉप और अ फोन? लैपटॉप। Okay. Can you get the laptop a little further up in terms of height? Don't complicate life. I'm only saying it because I've been doing this now for so many days. Sure, 1 second, I'll That do that. that Hold thoda on. sa, if you can, because while it's got, I think actually got a good distance from it. But like Wait, in television parlance na, it should become a mid shot. It should become a little tighter. If it could, it'll be very good. wait 1 second, I'll just try that out. Hold on. If you need to, otherwise it's fine. It's not a. नहीं, एट द सेम टाइम रोशन सर, इफ शी कैन पुल अ चेयर लिटिल बिट मैं वही कह रहा था, मैंने कहा या तो क्लोजर टू द कुर्सी आगे लैपटॉप। कर यस लें, यस। या दूसरा या क्या होता है ना, मैंने देखा है कि when she comes, we'll just tell her she could just move her chair forward if required. हाँ 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 हाँ, बस चेयर थोड़ा सा फॉरवर्ड करने से हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी अगले समय में Lindsay, क्या, if you can put your chair little forward, little. Yeah, I हाँ, think it's that's much it, better, yeah, much that's better, much better, much better. that's it, it's Okay, just a sir. nice, sorry, yeah, because I'm saying that I was telling someone कि बहुत जल्दी ना Zoom पे shows वगैरह डायरेक्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, I agree. हेलो हेलो। शैलेंद्र सर। हाँ सर, रोशन सर इज देयर, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आपके बैचमेट है। ओके ओके ओके, सो आई एम सेंडिंग द लिंक सर। राइट सर, राइट सर। वन शैलेंद्र इज योर बैचमेट। हाँ 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 हाँ, चंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार, ही हाँ विल बी हाँ बिल्कुल। जॉइनिंग। अरे वाह, अब ये लोग और खुराफात करेंगे।
कौन करता है आपकी कहा था इसकी सुनो तो अब आगे बंद कर दीजिए। I think the one thing you will need to be a little careful of, Ashwini, is keeping everybody muted. आपको ही म्यूट कर दिया लगता है। Because actually I've done all these only on Zoom, so I'm quite keen to see how it happens here. Yeah, same here. आ रहे हैं लोग। रवि आवाज आ रही है? रवि? यस सर, आ रही है आवाज। ये हटाओ। हाँ रवि। रोशन सर और लिंसिया हैं? जी सर जी। लिंसिया जी। तो हम थोड़ा ब्रीफ कर देंगे शुरुआत 5 मिनट के अंदर। 30 लोग आ गए हैं तो आप उसके बाद टेक ओवर कर लीजिएगा और सर बातें करेंगे, है ना? और हम लोग हिंदी में बातें करेंगे। आपके पास क्वेश्चन जो जाएगा वो रवि कैसे भेजोगे? 40 to 40 मिनट्स बात करेंगे रोशन सर, और फिर 10 मिनट जो है तुम क्वेश्चन दे देना सर मैडम को। यस सर। तो क्वेश्चन कैसे दोगे लिंसिया, आप बताइए। Lincia, on the top right corner, there is a chat box. Yes, I can see it. Fine. So one option is chat box where it will keep coming down to one number is coming down. So later it will increase. Okay. Fine. So in the end, you can see now there are two chat boxes. You can see the number 2 in the green. Yeah. Fine. So in the end, you can open that chat box. At the same time, Ravi might send you some of his messages, what he will receive on the WhatsApp. He will forward you the same. चलो शुरू करते हैं। लोग आ गए, 25 लोग आ गए, प्रारंभ करते हैं। रोशन भाई आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। I think apart from Khurshid Saab, Lincia and me, everyone else should be on mute, including Ravi, because everybody has to be on mute. Chalo. Me too. Yeah. थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का आने का। ये हम लोग का 3rd सेशन है। मैं बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच रोशन अब्बास साहब बॉम्बे से जुटे हैं। बहुत ही अच्छे मेंटर, बहुत ही अच्छे स्पीकर। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनके साथ 10 सालों से ईमा में मेंबर हूँ और हमारे भाई, बड़े भाई की तरह हैं। और साथ में लिंसिया रोजारियो जो कि बहुत ही अच्छी हमारी प्रेजेंटर हैं, ईमा के मेंबर हैं। वी ऑल आर ईमा मेंबर्स। थैंक यू सो मच ईमा एसोसिएशन। ईमा इज कॉल्ड इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन। सर रोशन भाई मैं बताना चाहूंगा कल का 2 सेशन बहुत ही अच्छा रहा। डॉक्टर अहमद हयाई साहब आए थे जो इमिनेंट सर्जन है। उन्होंने हेल्थ केयर पर बात की। एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि जो बजट है अभी का मेडिकल जो हेल्थ का, वो इंडिया का 1.5% है और गवर्नमेंट ने उसको कम करके 1.3 कर दिया है। तो डॉक्टर का ये कहना है कि नहीं 5% होना चाहिए, अब दूसरे मुल्कों में 16% है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा। ये बात निकल के आया और मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से उठाया। कल जी टीवी पर भी आया है और सभी मीडिया ने उसको लिया है आज। तो ये अच्छी बात हुई कि हम लोग के जो प्लेटफॉर्म में एडवांटेज डायलॉग अच्छी बातें हो रही है। दूसरी बात यह निकल के आई कि बिहार में एक अच्छी लेबोरेटरी बननी चाहिए। तो वो भी बिहार सरकार को उन्होंने कहा है। ये बड़ी बातें हैं। ये 2 बातें निकल के आई। हमको लगता है, उम्मीद है इंशाल्लाह आज भी 2 अच्छी बातें निकल के आई कि बच्चे लोग को कैसे रहना चाहिए, आप क्या मैसेज है यूथ को। दूसरी बात है जो सेकंड में सैयद सबा करी की थी, बहुत अच्छी बातें आई स्पोर्ट्स लवर के लिए। आईपीएल अभी पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो ये लोग बहुत सारे होमवर्क कर रहे हैं। आईसीसी से बात चल रही है तो अगस्त या सितंबर में एक विंडो है। तो सबा की ये बात भी बहुत अच्छी रही है, लोगों को उम्मीद हुई। तो आज हमारा सेशन है जो उस पर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। और आपसे अच्छा मैं तो बहुत कम लोग में वक्ता सुना हूँ। मैं आपका फैन हूँ। तो मैं चाहूंगा बिहार के लोग भी आपको सुनना चाहें। और इस डायलॉग में बहुत से लोग दिल्ली से भी हैं, कुछ लोग इंग्लैंड से भी हैं, कुछ देर से सब जुड़े हैं। हमारे 54 लोग जुड़ चुके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया रोशन भाई आपके आने का, और मुझे उम्मीद है कि 1 घंटा हम लोग अच्छी बातें करेंगे, मीडिया भी हमारे साथ है और अच्छी बातें उठाएगी। तो मैं लिंसिया रोजारियो, मैं इनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आज बातें कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू, प्लीज टेक ओवर द फ्लोर एंड जस्ट टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच खुर्शीद जी। और बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म को आपने इतना बढ़िया, मतलब इतने बढ़िया लोग आ रहे हैं साथ में बात कर रहे हैं। इट्स फैंटास्टिक व्हाट यू आर डूइंग सर। एंड एवरीबडी हु इज जॉइंड अस, हेलो, very warm welcome to each one of you to Advantage Dialogue. My name is Lincia Rosario और मैं हूँ आपकी होस्ट, मैं हूँ आपकी दोस्त। और दोस्तों, आजकल एक नया वर्ड चल रहा है और वो वर्ड सी से शुरू होता है। आप मुझे बता सकते हैं ये जो वर्ड सी से शुरू होता है ये कौन सा वर्ड है? ये एक बज वर्ड है। आप चैट पे लिख सकते हैं ये सी वर्ड क्या है? व्हाट इज द सी वर्ड? सी से शुरू होने वाला अभी का ये बज वर्ड क्या है? कोविड अभी बोल रहा है कोविड-19, प्रशांत कह रहे हैं कोरोना, स्पार्कली कोविड-19, प्रिंसिपल कोविड, शवाज कोरोना, कम्युनिकेशन केयर। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तो दोस्तों ये वर्ड है, नया वर्ड है क्रिएटिविटी। नाउ थिंक अबाउट दिस, पूरा जो दुनिया है, वी कम टुगेदर digitally. Today we can sit at the comfort of our home and we can connect with anyone across the globe because someone believed that this was possible. This remote operations could be a reality. इसलिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और अब इसके वजह से पब्लिक स्पीकिंग जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्किल सेट हो गया है। और हमारे साथ जो मेहमान है ये बहुत ही खास है। मैं कहूंगी ये बादशाह है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये एक्टर है, स्टोरी टेलर है, ये फाउंडर है ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट एजेंसीज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज एनकम्पस, लिरिसिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, एंजल इन्वेस्टर है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है, ही हैज ऑथर्ड द बुक स्पीचलेस, public coach hai, he's the founder of the festival Spoken Fest along with the Commune, and I would say he is the epitome of public speaking and creativity. Is par I don't think there could be anyone else that could speak than this gentleman. कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करते ही रहते हैं। और मुझे लगता है ये लाइनें इन पर इतनी अच्छी तरह जचती है सुरमा इसी जग में, है सुरमा इसी जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास है बहुत ही खास मेहमान, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरेटर्स ऑफ दिस कंट्री, मिस्टर रोशन अब्बास। थैंक यू सो मच लिंसिया, जो आपने कहा ये तो मुझे लग रहा था कि मैं कहूंगा कि देखिए जो ये कर रही है वही कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने आप में आप एक लोगों को लेसन दे रही हैं कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, कैसे आपने लोगों को जो है वो इन्वॉल्व किया, कैसे आपने उन लोगों को यहाँ पर जो है वो सबको साथ दिया है। तो वो अपने आप में एक ये आपने एक छोटा सा नमूना दे ही दिया जो मैं करता था उसका एक किस्म से। सो आई एम ग्लैड यू डिड इट। थैंक यू सो मच रोशन जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं और रमजान चल रहा है एंड स्टिल यू आर हियर। थैंक यू सो मच। और आपने अपना करियर का शुरुआत एज एन आरजे शुरुआत की आपने, लेकिन आपका जो पूरा करियर है वो 2 पिलर पर बना हुआ है। वन इज पब्लिक स्पीकिंग और दूसरा है क्रिएटिविटी। तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप किस तरह से करते हैं? मुझे क्या लगता है लिंसिया कि पहले बात तो मैं बोलूं कि खुर्शीद भाई यहाँ पर जिन्होंने मुझको बुलाया उनको मैं एक बार सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और जब भी मिलते हैं वो हमेशा बहुत फील करते हैं पटना के लिए, बिहार के लिए, कॉन्स्टेंटली एडवांटेज ग्रुप के साथ वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया होता रहे उनके शहर में। तो पहली बात तो ये बहुत अच्छा उन्होंने जो एक पहल करी है, बहुत बड़ी बात है। जो आपने कहा कि क्रिएटिविटी की प्रोसेस क्या होती है, मुझे लगता है क्रिएटिविटी के 3 हिस्से होते हैं।
पहला तो क्या होता है, किसी ने मुझसे पूछा कि क्रिएटिविटी क्या है, तो मैंने कहा कि जब लोगों की इंटेलिजेंस को कहा जाता है कि जाओ थोड़ी मौज मस्ती कर लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, क्रिएटिविटी हैविंग फन is so when your intelligence goes out and has some fun और कुछ अलग चीजें करता है, वो अपने आप में क्रिएटिविटी होती है। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं कहता हूं कि खेत में उपज सिर्फ तब हो सकती है जब उसमें आप पहली बात तो धान बोएंगे और फिर उसको सींचेंगे। तो पहली बात, हम सबके पास वो खेत है, वो खेत हम लोगों की जो है वो सोचने की जो एबिलिटी है, उसको आप कह लीजिए, हमारे ब्रेन को कह लीजिए, हमारे दिमाग को कह लीजिए। तो ये तो हमारी एक फील्ड है, एक खेत है। अब इसमें आप डालते क्या है, और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के साथ आजकल बैर नहीं है, बिकॉज हम सब ने अपनी जवानी के दिनों में ऐसी चीजें करी हैं, कुछ जाके फिल्में देखी, ये करी, मस्ती करी, वीडियो गेम खेले, सब करे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बैठ के ये देखें कि आप उस चीज में क्या बोने वाले हैं, क्या चीजें डाल रहे हैं, तो क्रिएटिविटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इंस्पिरेशन। कौन से सोर्सेज हैं, कहां से आइडियाज आ रहे हैं, और जब ये सारे आइडिया आ जाते हैं तो फिर इन आइडिया को फ्री फ्लो में, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई जो है इनको बांधे हुए, कहे कि आप फ्री हैं सोचने के लिए। और क्रिएटिव थिंकिंग में कभी भी ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आइडिया नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे एक बार जो था वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ लोगों को जो था एक कैन दिया गया, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका एक कैन दिया गया, और कहा गया ये कैन से आप क्या कर सकते हैं। तो जब ये बड़े लोगों को दिया गया, जो कि उम्र दराज थे या जो थोड़े से अडल्ट थे, उनको दिया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप पानी भर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा कि इसके अंदर आप जो है वो थोड़ी सी खाद डाल के, चाहिए तो एक प्लांट का बीज रख के इसको आप एक पौधा बना सकते हैं। तो उनका ये भी अच्छी बात है। बच्चों को जब यही चीज दी गई और कहा गया इसका आप क्या बना सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि भाई मैं ना मेरे घर में एक चूहा आता है, उसके लिए घर बना सकता हूँ। किसी दूसरे से कहा गया क्या कर सकते हो, उसने कहा अगर मैं एक और कैन जोड़ दूं तो शायद मैं इससे टेलीफोन बना सकता हूँ। किसी और से कहा गया तो कहने लगे कि भाई मैं ना अपने छोटे छोटे जो नैपकिन है उसके लिए वॉशिंग मशीन बना सकता हूँ। तो बच्चों ने, क्योंकि उनकी माइंड पर कोई रोक टोक नहीं थी, अपनी क्रिएटिव प्रोसेस जो थी उसको एकदम खुला रखा। अपने जो आइडिया सोचने का तरीका था उसको ओपन रखा, क्योंकि उनको ना नहीं बोला गया। उनको किसी ने ये नहीं बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ना शब्द होता है, ये क्रिएटिविटी का बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो पहली बात तो अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो इस ना शब्द को ड्रॉप कर दीजिए। और उसके बाद जो अगली चीज आपको करना जरूरी है वो ये है कि आप लोगों के साथ जाके किसी भी लेवल पर एक बैठकर आइडिया प्रोसेस करें। तो पहले आपने जैसे एक तो ये पहले आइडियाज को बोने की बात करी, फिर उनको सींचने के लिए उनको वक्त दीजिए, उनको और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों के साथ गुफ्तगू कीजिए, वार्तालाप कीजिए, बातचीत करिए, और उसमें कभी कोई नेगेटिविटी मत आने दीजिए। जब ये प्रोसेस बन जाती है तो फिर यहाँ पर एक नया पौधा जो होता है वो उगता है, और फिर उसको आप जो है प्यार से नर्चर कीजिए, उसको सींचिए, उसको बड़ा कीजिए, उसको जो है वो प्यार, वो अफेक्शन जो देना चाहिए वो दीजिए, एंड देन द आइडिया विल ग्रो ऑटोमेटिकली। तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो रोशन जी, क्रिएटिविटी इज इक्वल टू इंस्पिरेशन, राइट? तो आप जब पढ़ाई करते थे, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ाई का प्रोसेस कैसा होता था? आप कैसे इसको फन बनाते थे? पढ़ाई में भी हम लोग के ना अब तो कुछ ज्यादा टीचर आ गए हैं। पहले हमारे सिर्फ जो होते थे वो स्कूल के अध्यापक होते थे, प्रिंसिपल होते थे। घर में हम लोग के माता पिता होते थे, मेरे वालिदैन जो थे वो होते थे। और इसके अलावा जो किताबें हम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं किताब पढ़ना अपने आप में, हर किताब जो होती है वो एक जर्नी होती है, उसमें आप जब जाते हैं तो आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे लिए ना ये 3 एलिमेंट्स, किताबें पढ़ना, टेलीविजन मेरे जमाने में तकरीबन 82 में जो था वो मुझे याद है, अगर तो कलर टेलीविजन आया था जब मैं 12 साल का था। उससे पहले तो हमारे पास टीवी भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट शायद टीवी था। तो किताबें पढ़ना, माँ बाप की जो थी दी हुई तालीम और टीचर्स का पढ़ाया हुआ, ये 3 चीजें होती थी।
हम सबकी जिंदगी में बहुत टीचर्स आते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इंस्पिरेशनल होते हैं, जो आपके दिल को छूते हैं। हमारे एक इंग्लिश टीचर और एक ज्योग्राफी टीचर और एक बायोलॉजी टीचर जो थे, ये मेरे बड़े फेवरेट्स थे, क्योंकि ये हर चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते थे। अब अगर आपको कहा जाए कि आप प्रेमचंद को पढ़िए या शेक्सपियर को पढ़िए, एक होता है किसी ने कहा पढ़ लीजिए, दूसरा होता है किसी ने कहा चलो साथ में चल के इनके जीवन को एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे टीचर जो कि एक किस्म से आपको सिर्फ एक तरफ से सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, आपके अंदर आइडियाज को पनपने देते हैं, आपके अंदर जो होता है जो नई चीज पक रही होती है उसको समय देते हैं बनाने के लिए। तो इंस्पिरेशनल टीचर्स मेरे जिंदगी में बहुत अहम थे। मेरे जो वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के, मिस्टर एल्टन डिसूजा, जो जब रिटायर करे तो प्रिंसिपल थे लमाटनिया कॉलेज लखनऊ के, उन्होंने मुझे बहुत जो था सराहा, बहुत सपोर्ट किया। और एक और चीज थी जो मैं देखता हूं कि टीचरों में कुछ टीचरों में होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुतों में, कुछ में शायद ना भी होती हो, लेकिन वो होता है अहम ईगो। तो उनके पास कोई ईगो नहीं था, वो अपनी गलती मानने को तैयार होते थे। वो अगर डिबेट में एक लाइन लिखते थे और मैं दूसरी लिखता था तो वो ये नहीं कहते थे कि उनकी लाइन ज्यादा अच्छी है, वो मेजर करके देखते थे कि सच में किसकी लाइन ज्यादा अच्छी है। या एक दो बार हमसे कहते थे कि इस कॉलेज के डिबेट के फंक्शन में मत जाओ, ये अच्छा नहीं है। मैं तब भी कहता था कि भाई हर फंक्शन में जाके कोशिश करनी चाहिए। तो कहते थे यार तुम जाओ, तुम लोग जूझो, मैं टीचर हूं, मैं बैठ के सिर्फ पढ़ाता हूं, तुम लोग जाओ ये लड़ाई लड़ो। हम लोग वो सब कर रहे थे। अगर हम लोग जीत के आते थे या हार के भी आते थे, वो हम लोगों को असेंबली में बुला के जो सुबह की प्रेयर होती थी उसमें सबके सामने हम लोगों को सराहते थे, उसमें सबके सामने हम लोगों की हौसला अफजाई करते थे। और ये टीचर्स का बहुत बड़ा काम होता है। मुझे लगता है कि टीचर्स को एक पॉजिटिव अप्रोच लानी पड़ती है। सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मेरे पेरेंट्स भी दोनों टीचर्स हैं। मेरी माँ जो थी वो हिस्ट्री पढ़ाती थी, मेरे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मैंने अपने फादर से एक चीज सीखी, वो थी पेशेंस। मेरे फादर जब मुझको फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाते थे, मैं अच्छा स्टूडेंट अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत कीड़ा था चीजें जानने के बारे में कि अच्छा ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। वो बेचारे पेशेंटली वही चीज मुझको 1-2 घंटे सिखाते थे। तो वो मैंने उनसे संयम जो था वो उनसे सीखा। मेरी माँ से मैंने एक डिलीजेंस सीखी कि किसी भी चीज को, हमारे घर में एक चीज हम लोग बहुत कहावत हमेशा कहते थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। तो ये बात मेरे माता पिता मुझसे जब भी कहते थे मैं बड़ा हंसता था, लेकिन आज भी मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि स्टिक टू द पॉइंट, डू नॉट लेट इट गो। आप उस चीज पर लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। लोग कहते हैं कि कोयला भी जो होता है जब उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है तो हीरा बन जाता है। पर वो प्रेशर को हैंडल करना, अपने गोल के ऊपर लगे रहना, एकजुट होकर, जिस तरीके से जब अर्जुन ने वो चिड़िया को देखा तो उसने सिर्फ, सब लोगों को चिड़िया नजर आ रही थी, उसको सिर्फ आंख नजर आ रही थी। ये इन सारी चीजों में बहुत सीख मिलती है। और ये सीख जो है हम लोगों के पास वेद पुराण में है, किताबों में है, उन सारे ग्रंथों में है जो हम लोगों ने देखे हैं। आप चाहे उसको रिलीजियस टेक्स्ट कीजिए, चाहे उसको नॉलेज का टेक्स्ट कहिए, सब में सीखने के लिए कुछ मिलता है। तो ये 2 चीजें थी। किताबों का मुझे बहुत शौक था, तो हमारे स्कूल में एक प्रथा थी कि अगर आप प्राइज जीतते थे तो आपको मेडल वगैरह देने की जगह किताबें दी जाती थी। क्या बात और वो किताबें चूज करने का आपको एक यूनिवर्सल बुक सेलर्स करके एक दुकान थी लखनऊ में, हम लोग सब वहां जाते थे। और एकदम जैसे लगता था कि हम लोग ना अली बाबा के वो कह रहे हैं वो अलादीन के केव में आ गए, कि किताबें ढूंढ रहे हैं बच्चे, खोज रहे हैं। मैंने नई किताब पकड़ी, ऐसी किताब ढूंढी। उसके चलते मैंने उस जमाने में, आप ये सोचिए कि प्रेमचंद एक तरफ होंगे, शेक्सपियर एक तरफ होंगे, एलिस्टर मैकलीन, विल्बर स्मिथ, फाउंटेन हेड, आयन रैंड, हर किस्म की किताबें पढ़ी। और इन सारी किताबों में, जैसे मैं कहता हूं कि नई नई दुनियाओं को मैं ढूंढता था। वहां पर जब होके आता था तो मुझे लगता था कि ऐसी भी दुनिया बन सकती है। सो आई थिंक दीज 3 एलिमेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड बुक्स, were my educational process। and मैं हर शाम को तकरीबन 2 घंटे पढ़ाई करता था। जब मुझे लगता है, जब मैं देखता हूँ बच्चे बेचारे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि उस जमाने में वो 1-2 घंटे में कर लेता था। बट ये मेरी प्रोसेस थी उस जमाने में। रोशन जी, कभी ऐसे हुआ है कि आप स्टेज पर गए और कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गए, आपको कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, ऐसे कभी हुआ? 1-2 बार। हाँ, बोलिए। आप बताइए, प्लीज 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 प्लीज। पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आपने इतने शोज किए, टीवी पर लगभग 15 शोज किए हैं आपने,
कभी ऐसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर आपको था? मुझे फियर तो कभी नहीं था लिंसिया। मुझे दो चीजें थी। एक बार जब मैं क्लास 8th में था, तब मुझे याद है कि एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था जहां पर मैं होठों को छू लो तुम गाना उस जमाने में आया था जगजीत जी का, बहुत फेवरेट था। मेरे घर में गजलें बहुत गाते थे, मेरे अब्बा हुजूर जो थे उनको बहुत पसंद था, उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी। मेरी बहन बहुत अच्छा गाती थी, तो हम लोग सब घर पे बैठ के गजलें गाते थे या ये फिल्मी गीत। तो जी। उस मुझे याद है कि वहां पर मैं स्टेज पर गया और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसा करूंगा। तो जब मैंने पहला पहला पैरा गाया था गाने का, तो थोड़ा अच्छा हो गया, तो पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए साइलेंट हो गया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो उस समय डर के मारे में 1 मिनट के लिए रुका, लेकिन वो 1 मिनट मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। एकदम जिसे कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो मैंने मैंने ये जाना कि साइलेंस भी एक किस्म से लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए भी चुप हो सकते हैं। और वो बात मुझे उस समय समझ में आई। उसके बहुत साल बाद जब मैं दिल्ली में रेडियो कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कुछ भी कर जी। सकता हूँ। विस्क्राफ्ट इवेंट कंपनी उस जमाने में थी। उन्होंने मुझको लुधियाना ले गए थे एक मीट होस्ट करने के लिए। राइट। तो जब तो मैं और सुनीता राव वहां पे गए थे। सुनीता राव ने परी हूं मैं गाना गाया था, बहुत फेमस था। तो हम लोग जब वहां पर गए, तो बड़ा अजीब सा हुआ कि हम लोग एक हॉल के अंदर जैसे ही पहुंचे, और मैंने अंग्रेजी में जो था फर्राटे से बोलना शुरू करा, तो रियलाइज करा कि ऑडियंस का कोई रिएक्शन नहीं है। फिर हिंदी कोशिश करी, रियलाइज करा कि अभी भी ज्यादा रिएक्शन नहीं है। तो जब मैं बोल के वापस आया बैक स्टेज, तो मैंने कहा भाई क्या बात है? तो कहने लगे भाई साहब देखिए, यहाँ पर सब लोग जो है वो ठेठ पंजाबी जानते हैं, ये जी। सब गांव पिंड वगैरह से आए, तो आपको पंजाबी आती तो आप बात करिए, वरना। तो मैंने रियलाइज करा कि कम्युनिकेशन में एक गैप जो आता है वो लैंग्वेज का होता है। तो मुझे जी। सिर्फ दो चीजें याद थी। एक थी पेरी पौना पाउजी, जो कि मैंने फिल्मों में देखी होगी, और दूसरी जो थी, वो सारे जो मेरे सिख फ्रेंड्स थे वो बोलते थे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो मैंने इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करके, थोड़ी सी कोशिश करके, एक दो बार लोगों को जो था थोड़ा सा जागरूक करा, थोड़ा सा उन लोगों में कुछ जो थी वो जान डाली। लेकिन उसके अलावा उस शो में मैंने रियलाइज करा कि हाँ, हम सबके अपने लिमिटेशंस होते हैं। एक और छोटा इंस्टेंस जो है, जो आपको शेयर करना चाहूंगा कि, और एमसीज के साथ जो मास्टर्स ऑफ सेरेमनी या होस्ट होते हैं जैसे आप हैं, एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि लाइफ में किसी एक पॉइंट पर हमको लगता है कि हमें सब आता है। तो मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की संगम एल्बम लॉन्च हो रही थी जावेद अख्तर साहब के साथ। अब जब ये दोनों महारथी स्टेज पर आ रहे थे, मुझे पवन साहब थे उस समय, पवन कुमार HMV के हेड थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मौका दे रहा हूँ जिंदगी का, कि इनके साथ तुम होस्ट करने वाले हो। अब उन्होंने ये बात कह के कि बहुत बड़ा मौका दे रहा हूं ना, मेरे दिमाग में एक चीज डाल दी। तो शो से 3 घंटे पहले मेरे लिए वो मौका और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया, और मेरे अंदर एक डर सा जाग गया कि अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो क्या होगा। और मैं अपने हर एक जो था उर्दू के हर एक वर्ड को लिख रहा हूँ, अल्फाज को लिख रहा हूँ, फ्रेज को लिख रहा हूँ, अपने फादर को फोन कर रहा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं वो बोल सकता हूँ। जब मैं स्टेज पर पहुंचा, मेरा गला सूख चुका था, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो उस समय मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने बस पानी का एक घूंट लिया, और मैंने टर्न करके कहा कि मेरे सामने दो ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसी हस्तियां बैठी हैं, कि इनके सामने मैं कुछ भी अगर कहूंगा, तो वो एक तरीके से ऐसा है कि मैं चांद को चिराग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए आई एम गोइंग टू मूव इनटू इंग्लिश बिकॉज इट्स मोर कंफर्टेबल, एंड आई जस्ट डिड दैट। और सब लोग हंसने लगे, बिकॉज मैंने कहा कि मैं थोड़ी जावेद साहब को कुछ उर्दू के शब्द से, अल्फाज से जो है वो एकदम उनका दिल जीत लूंगा, या पर सो आई ऑलवेज से गो बैक टू व्हाट यू आर बेस्ट एट। तो उस दिन मैंने बहुत बड़ा लेसन रियलाइज करा था। तो हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो रोशन जी, ये बताइए 1996 में आपने शुरुआत की इनकम्पस कंपनी जो है आपका, अभी जियोमेट्री इनकम्पस बन गया है। तो मतलब आपका करियर तो बहुत बढ़िया चल रहा था, रेडियो जॉकी, फिर एंकरिंग, शोज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, फिर अचानक ये कीड़ा कहाँ से कि इवेंट मैनेजमेंट करना है आपको, हटके कुछ करना है, ये कहाँ से आया? देखिए, आज इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो गया है, बहुत ज्यादा लोग स्पेशलिस्ट हो गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो
एंकर का रोल जो था वो बहुत अहम हो जाता था। तो मैं काफी उस जमाने की इवेंट कंपनीज के लिए शो करता था, जो जब मैं देखता था तो लगता था कि उनमें कुछ मिसिंग है। या तो उन लोगों को ये नहीं मत पता था कि स्टेज और उसके आसपास के एरिया को मैनेज कैसे करते हैं। अब देखिए, थिएटर में हमको सब सिखाया जाता है, लाइटिंग भी सिखाई जाती है, साउंड करना भी सिखाया जाता है, स्टेज लगाना भी सिखाया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप एक मैं जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूंगा कि आप लोग जो करिए जीवन में, लेकिन अगर कुछ दिन भी किसी एक थिएटर ग्रुप में, किसी नाटक कंपनी में, या किसी भी कला के क्षेत्र में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, आपको एक बहुत ही उससे जो है एक बड़ी सीख मिलेगी। वो ये है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो टिकट बनाने से, पोस्टर लगाने से, टिकट बेचने तक का काम हमारा होता था। और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैंने रियलाइज करा था कि एक लर्निंग थी जो उस जमाने में एजुकेशनल प्रोसेस में नहीं थी, लेकिन इसको मैं कहता हूं ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, ये आपके तजुर्बे से सीखी हुई चीजें थी। तो जब मैं इवेंट करता था तो मुझे लगता था कि इतने प्रॉब्लम उठने लगते थे इवेंट्स में कि वो देख के मुझे लगा कि एज अ होस्ट मुझ पर इतना प्रेशर पड़ता था कि एक दिन मैंने से झुंझलाहट में कहा कि भाई इससे अच्छा तो यही है कि हम खुद ही इवेंट्स कर लें। तो मैंने अपने 2 थिएटर के दोस्तों को फोन करा, उनको बुलाया, 1-2 और जो मेरे दोस्त थे जो लिखते थे उनको बुलाया, कुछ दोस्त थे जो डांस ट्रूप में थे उनको बुलाया। तो हमें जो पहला बड़ा इवेंट करने को मिला था, सिंगर के लिए एक कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर कहा गया था कि एक 15 मिनट का प्ले कर दो। तो प्ले के साथ उन्होंने कहा कि भाई कॉस्ट्यूम भी देख लो, स्क्रिप्ट भी देख लो, गाना भी देख लो। और क्योंकि ये सारी चीजें थिएटर से जुड़ी हुई थी, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक थिएटर का एक्सटेंशन था। इसमें सिर्फ एक फर्क था कि आपको कंपनी का मैसेज या किसी क्लाइंट का मैसेज देना पड़ता था। तो इसको मैं कहता था कि आप किसी नॉन एंटरटेनिंग मैसेज को कितना एंटरटेनिंग और कितना इंगेजिंग बना सकते हैं, इसलिए मैंने इवेंट्स शुरू करे। पहला इवेंट करने पे ही जो था उसमें हम लोगों ने कुछ पैसे बनाए थे। पैसे बनाए तो अच्छा है, पैसे ही बनते हैं, ये भी अच्छी चीज है, तो कौन बुरा मानेगा। किसी ने मुझसे कहा कि भाई बड़ी सी गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, लेकिन एक और पुरानी कहावत है कि या तो आप जो है किसी को एक टाइम मछली पकड़ के दे सकते हैं या उसको मछली पकड़ना सिखा सकते हैं। जी। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं और मैं आज तक टीचर ही हूं, मैं अभी भी लोगों को पढ़ाता ही रहता हूं जब भी मौका मिलता है। मेरी वाइफ कभी बार बोलती है कि मैं ज्ञानवर्धक बातें थोड़ी ज्यादा करता हूं लेकिन आदत से मजबूर हूं। तो उस समय मैंने यही कोशिश करी कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ एक कंपनी ऐसी बनाई जाए जिसका कल्चर हो क्रिएटिविटी का, जिसका कल्चर हो नई चीजें सीखने का। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनके काफी सवाल है जिनका हम लोग जवाब अगर दे सकें तो आई थिंक बिल्कुल पूछ रहे हैं, है ना? पूछ रहे, हाँ, शेख अख्तर पूछ रहे हैं व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू बी क्रिएटिव, बी मोर विद लेस एंड हाउ चिल्ड्रन कैन इनकलकेट दिस क्रिएटिविटी। हाँ, तो शेख अख्तर साहब आपका सवाल बहुत ही दुरुस्त है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पहली बात, क्रिएटिव होने की फायदा क्या है? देखिए, आज जीवन में जो ये कोरोना वायरस आया है, जो कोविड आया है, जो लॉकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से आपके पास जो सिखाया हुआ सोल्यूशन है वो किसी काम का नहीं। आपको अपने दिमाग को लगाना है टू फाइंड अ न्यू आइडिया, एक नया सोल्यूशन, एक नया तरीका। जब से आई थिंक ये 37th डे चल रहा है लॉकडाउन का, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू करा हुआ है, मैंने घर से बैठ के एक पॉडकास्ट जो कि एक रेडियो शो के बराबर होती है वो बनाई है। मैंने एक प्ले लिखा जो कि ऑनलाइन हो रहा है, जिससे हम लोग टिकट बेच के पैसे कमा रहे हैं। मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्सर्ट करा, क्विज करा। मैं लोगों को ये प्रूव करना चाहता था कि घर से बैठ के आप अपनी आमदनी बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हैं बिकॉज मैं क्रिएटिविटी को समझता हूं। मैं ये जानता हूं कि क्रिएटिव तरीके, एक और आप नॉन कन्वेंशनल चीज दीजिए। एक चीज है जो कि बहुत लोगों की जान बचा रही है इस समय, जिसका नाम है रेस्पिरेटर या एक फेस शील्ड। अब एक 3D प्रिंटर वाले आदमी ने कहा कि क्यों ये एक फैक्ट्री में बननी चाहिए, 3D प्रिंटर में बन सकती है। उन्होंने 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके फेस शील्ड बना दी। कुछ और लोगों ने जो रेस्पिरेटर है, जिसमें तकरीबन बहुत सारे 200 से ज्यादा पार्ट लगते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने बैठ के कहा क्यों जरूरत है। उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर रास्पबेरी पाई लेके उसके इस्तेमाल से कुछ कम एलिमेंट्स के साथ एक ऐसा रेस्पिरेटर बनाया है जो कि तकरीबन वो सारा काम कर सकता है जो कि एक मेडिकल ग्रेड का रेस्पिरेटर कर सकता है। ये क्रिएटिविटी है और इसी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। प्लीज रिमेंबर,
बहुत जल्द दुनिया में ऐसे काम हैं जो मैकेनिकल काम है वो ज्यादातर कंप्यूटर करने लगेगा या रोबोट करने लगेगा। ये जीवन की एक सच्चाई है। आज हिंदुस्तान में ड्रोन से डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम लोगों ने ड्रोन डिलीवरी सिस्टम बनाया होता तो आज ये कांटेक्ट की बात ही नहीं उठती। लोग जो कांटेक्टलेस डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये दुनिया के कुछ कोनों में हो रहा है क्योंकि किसी ने क्रिएटिव सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है। एक बहुत खूबसूरत किताब है कॉल्ड द फजी एंड द टेकी, FUZZY, फजी एंड द टेकी। ये किताब उस चीज के बारे में है कि स्टैनफोर्ड, MIT वगैरह जैसी यूनिवर्सिटीज में लोगों को कहा जाता है कि टेक्निकल नॉलेज गेन करो, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर तक को, इंसान तक पहुंचने के लिए एक ह्यूमनिज्म, एक ह्यूमैनिटी चाहिए होती है। MS-DOS एक बहुत अच्छा सिस्टम था, उसके ऊपर विंडोज का एक पहनावा क्यों लगाया गया? क्योंकि उसको ह्यूमनाइज किया गया, उसको लोगों के लिए, इंसानों के लिए इजी बनाया गया। यस इट इज शेक, इट इज बाय स्कॉट हार्ली, दैट्स द बुक, प्लीज डू गेट इट। और बच्चों में तो क्रिएटिविटी इसलिए जरूरी है बिकॉज वही मैं कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और मैं आगे भी बहुत चीजें देखता रहता हूं। मैं आपको चीज बताता हूँ, लॉयर्स जो होते हैं, इतने लोग लॉ पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर्स ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पढ़ लेता है। कंप्यूटर्स ने लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पास किया तो रियलाइज करा कि 90% तक सारी कॉन्ट्रैक्ट सेम होती हैं, सिर्फ 10% चेंज होता है। अब ये 90% वाला काम कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो 90% काम करने वाले जो लोग थे, जो सिर्फ पढ़ के उनको चेक कर रहे थे, उनका काम खत्म हो चुका है। सिर्फ वो 10% जो कि नए क्लॉज सोच रहे थे, नए तरीके सोच रहे थे, उनके लिए काम बचा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक फील्ड में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, यही इसी से चीज बनती है। मैं आपको एक के बाद एक एग्जांपल दे सकता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। और एक रोशन जी, और एक सवाल आया है आपको, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर? स्टेज फियर के लिए क्या करें? सबसे सिंपल बात तो इसके लिए मैं प्लग नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहे तो प्लीज मेरी किताब इसलिए पढ़िए क्योंकि मैंने किताब लिखने का सबसे बड़ा रीजन यही था, बिकॉज मुझसे लोग यही सवाल करते थे कि स्टेज फियर। देखिए, स्टेज फियर दो चीजों से जाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और प्रैक्टिस के लिए स्टेज जरूरी नहीं है। घर के सामने मिरर लेके अगर आप बात करें 2 मिनट नहीं 10 मिनट, क्या आप लगातार 10 मिनट बात करके 4 दोस्तों को बिठा के उनका अटेंशन रख सकते हैं, तब आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। अगर आप नहीं हैं तो दोस्त का क्रिटिसिज्म कोई बुरा नहीं मानता है, आप उनसे कहिए आपको क्या पसंद नहीं आया, सामने वाला आपको दोस्त सुझाव देगा, बताएगा क्या कर सकते हैं। आप इनको इस्तेमाल करके यू कैन रियली चेंज थिंग्स, बट प्रैक्टिस 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 फॉर वन। दूसरा ये है, जहां पर मौका मिले एक बार माइक पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। अब इसके लिए सबसे आसान माइक आपके पास कौन सा है? आपके मोबाइल फोन का माइक। जब कुछ सोच आए उसको रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करने के बाद 5 दोस्तों को भेजिए और कहिए अच्छा लगा कि नहीं। अपना क्रिटिसिज्म खुद कीजिए, बिकॉज अगर आप खुद अपने क्रिटिक बन जाएंगे, आपके अंदर से ये फियर धीरे धीरे चला जाएगा, बिकॉज किसी पॉइंट पर आप फिगर आउट करेंगे आप किस चीज पे अच्छे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने किताब में भी दिया हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक कपिल शर्मा जो है उनको भी मैं जानता हूं। कपिल शर्मा जब पहली बार कलर्स टीवी में गए थे, उनसे बात हो रही थी उनके टीवी शो की, तो लोगों ने उनसे कहा था कि उनको बहुत डर था कि भाई कलर्स टीवी जिस बिल्डिंग में था वहां पर MTV था, VH1 था, बड़े सारे लोग जो थे वो ऐसे जो अंग्रेजी स्पीकिंग जिनको कहते हैं वो सारे लोग वहां पर थे। तो कपिल ने राज नायक जो कि कलर्स के हेड हैं उनसे बोला कि मैं मुझ जैसा बंदा यहाँ पर क्या करेगा, आपके तो MTV वगैरह चैनल हैं। राज नायक उनको सबसे ऊपर लेके कलर्स में लेके कहने लगे कि देखो ये जो चैनल है कलर्स, ये 90% हिंदुस्तान को टच करता है, ये बचे हुए चैनल 1% 2% लोगों को टच करते हैं। यहां पर लोग वही हिंदी, वही पंजाबी, वही टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं जो शायद तुम बोलते होगे। इसलिए तुम्हारी अंग्रेजी इन लोगों के लिए उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हो सकता है वो 1% लोग आप पे हंसें, लेकिन फॉर 90% वही अंग्रेजी है। और तुम अपने लिए गोल बनाओ कि तुम्हारी लैंग्वेज कल लोगों की लैंग्वेज बने। और इस कॉन्फिडेंस से कपिल ने अपने आप को ओन करा, अपने तरीके को, अपने लहजे को
जो उनका तरीका था बोलने का, उसको उन्होंने खुद एम्ब्रेस योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर ओन फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए, उन पे काम कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ये मत करिए कि कल मुझे मौका मिलेगा, कल मैं इंडियन आइडल जीत जाऊंगा, परसों शायद मैं रेडियो जॉकी बन जाऊंगा। नहीं, आप अपने नजदीक के 10 लोगों के लिए भी रेडियो जॉकी बन सकते हैं। आप घर में बैठ के गाना गा के भी उनके लिए इंडियन आइडल बन सकते हैं। अपनी चीज को, वही है, तराशते रहिए, तराशते रहिए, तराशते रहिए। तो ये अगर बुक खरीदना है स्पीचलेस, ये कहाँ पर मिलेगा? अमेजोन पे? जी जी जी, अमेजोन पर है, किंडल पर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इस समय डायरेक्ट डिलीवरी चाहिए और घर पे किताब नहीं आ सकती तो आप किंडल पे भी पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करता हूँ प्रोफेशनल्स के लिए पब्लिक स्पीकिंग पर वो खुर्शीद साहब किसी और दिन बुलाएंगे तो शायद वैसा भी कुछ करा जा सकता है उनकी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। और ये और एक सवाल आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन? गिव योर टिप्स हाउ वी कैन एनहांस क्रिएटिविटी एट दिस डेडली कोरोना पीरियड। So the application of creativity can make an innovation, right? Creativity is something which you have as a process. You are creative. It's a process. And innovation is the application of creativity to make something. To give you an example, जो मैंने आपसे कहा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जूते बनते थे एक जमाने में, राइट? रनर्स जो थे वो नॉर्मल रबर के सोल वाले जूते लेके चलते थे। एक आदमी था जिसके घर पे उसकी वाइफ जो थी वो वॉफल्स बनाती थी। अगर आप लोगों ने कभी वॉफल खाए हैं तो वॉफल में थोड़ी हवा होती है, उस तरीके की सैंडविच जैसा होता है, लेकिन उसमें थोड़े से छेद जैसे होते हैं। उस आदमी ने रबर को लेके वॉफल आयन के ऊपर पॉर कर दिया। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिविटी। ए और बी ये दोनों चीजें शायद नहीं थी। वॉफल आयन और रबर कौन आदमी जोड़ता? उसने जोड़ के जूते का सोल बनाया। दैट इज एन इनोवेशन। सो application of creativity comes up with innovation and it at this time, आप मुझे बताइए कि आपको कोविड के टाइम पर किस चीज का इनोवेशन चाहिए, क्योंकि बहुत लोग तो बना ही रहे हैं। मैं आपको वही बताता हूं अपने करियर की तरफ से। थिएटर वाले मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि भाई अब प्लेस का क्या होगा, लोग तो बाहर जा नहीं सकते, स्टेज तो है नहीं, ऑडिटोरियम है नहीं, क्या होगा? मैंने कहा ऐसा प्ले लिखो जो कि ऑनलाइन हो सकता है। तो हम लोगों ने एक प्ले लिखा जिसमें कि एक लड़की है, वो पहली बार एक डेटिंग ऐप पर किसी से मिलने की कोशिश कर रही है। हर बार उसको गलत लोग मिल जाते हैं। इसमें अपने आप में एक मजाक बन गया। सो इट बिकेम जस्ट लाइक यू एंड आई आर चैटिंग, दिस बिकेम अ स्क्रीन, बिकेम द स्टेज। हमने प्ले को लिखा, प्ले को अडेप्ट किया, पहली बार प्ले परफॉर्म करा। लोगों ने कहा सिर्फ 2 चीजें मिसिंग लग रही हैं, एक तो ये है कि तालियां नहीं सुन सकते एक दूसरे की, और हंसी नहीं सुन सकते। मैं कहा चलो ये तो थोड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज क्या है कि भाई घर पे बैठे हैं इसलिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है। हम लोगों ने प्ले में एक और चीज का जो था वो इनोवेशन डाला। हमने ऑडियंस से पूछना शुरू कर दिया, अच्छा बताइए इस लड़की को अगली डेट पर किसके साथ जाना चाहिए? क्या वो धर्मा फिल्म में एक्ट करने वाले लड़के के साथ जाना चाहिए या उस आदमी के साथ जाना चाहिए जो कि शेफ है? अब लोगों ने चैट में लिखना शुरू कर दिया शेफ के साथ, नहीं 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 वो धर्मा एक्टर के साथ। लोग इंगेज हो गए। सो एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिविटी कैन क्रिएट एन इनोवेशन ऑफ एनी सॉर्ट। राइट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं, जजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं? जब भी आपने एनकैम्पस शुरू की तो इस तरह का नेगेटिविटी जब आपके तरफ आता था तो व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू गो अबाउट विद इट? देखिए मुझे ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है लिंसिया, एंड whoever has asked this question, it's a very good question, because क्या होता है लोग ज्यादातर ना सक्सेस के बारे में बात करते हैं, फेलियर्स के बारे में बहुत कम करते हैं। और मुझे लगता है कि एक कोर्स होना चाहिए सिर्फ फेलियर पे, क्योंकि लोगों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम जो हो बस सिर्फ सक्सेस की तरफ दौड़ो। हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो इम्तियाज अली हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो रोशन अब्बास हो, हम सबके जीवन में फेलियर का बहुत अहम हिस्सा रहा है। एंड फेलियर के साथ ही ज्यादातर क्रिटिसिज्म आता है। एक क्रिटिसिज्म होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है आपने शो करा, किसी ने कहा यार स्टेज अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। ऐसे क्रिटिसिज्म को आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए। एब्जॉर्ब करने के बाद एक दिन के बाद देखिए कितना रहा, राइट? सो ये आप लोग अगर करें तो जो चीज आपके साथ रह गई उस पे अमल कीजिए, उस पे जो है थोड़ा सा काम कीजिए, उसको इंप्रूव करिए। कुछ क्रिटिसिज्म होता है, बहुत लोग क्रिटिसिज्म इसलिए देते हैं बिकॉज दे वांट टू बी नोटिस्ड।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग्स दैट आई लर्नड वाज, बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस में, शोज में खड़े होकर सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वो सवाल पूछना चाहते हैं, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको भी नोटिस करें, कुछ समय के लिए उनके ऊपर भी स्पॉटलाइट आए, लोग ये भी जाने कि वो कौन है। तो समटाइम्स it is a cry for acknowledge me and just acknowledge them. But if it is criticism that is negative criticism, जो कि ट्विटर पे बहुत आता है, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आता है, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे लोगों को एक मौका दूं, दूसरा मौका मैं नहीं देता, उसके बाद मैं उन लोगों को वहीं पे ब्लॉक कर देता हूं। तो ब्लॉक दोज नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। द गुड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वाले लोग हमेशा अपने बगल में रखिए, क्योंकि वो आपको जमीन पे रखते हैं, वो आपको नॉर्मल रखते हैं। एंड क्रिटिसिज्म बहुत ही अच्छी चीज होती है जिंदगी में। सो रोशन जी, आपने एनकम्पस शुरू किया, फिर उसके बाद स्पोकन फेस्ट, कम्यून, मतलब ये क्या था अचानक? अच्छा, मैं एक सवाल का साइड से जवाब देता हूँ, जो कि किसी ने पूछा, कहने लगे कि आपके पीछे एक बहुत खूबसूरत कोलाज है अपनी परिवार से, आप क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी वाइफ है शाहीन। वो उनसे मैं आज से 20 साल पहले जो थी, हम लोग की शादी हुई थी, उससे 2 साल पहले मिला था। मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरा बेटा है अरसलान, ये मेरी बेटी है आयतल। ये हम लोग न्यूयॉर्क में थे, वहां पर ली गई हैं। और मेरी वाइफ को तस्वीरों का बहुत शौक है, तो वो पूरे घर में हर तरफ तस्वीरें रखती हैं। हमारा घर बड़ा ही कलरफुल है। जो कहते हैं ना कि हर घर कुछ कहता है, तो हमारा घर ये कहता है कि हम लोग बड़े रंगीन मिजाज लोग हैं। बहुत ही ज्यादा फैमिली टाइप के लोग हैं, हम लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये कहाँ ये 37 दिन निकल गए हैं, मुझे सच में, हाँ, कभी कभार हम लोग, ये भी मैं कहता हूँ कि हमारे पास बहुत ही प्रिविलेज लाइफ है, क्योंकि 20-25 साल से मैं करियर अपना चला रहा हूँ और थैंकफुली अच्छे से चल रहा है, इसलिए वन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। बट सच में, बिकॉज आपके पास मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पर वो गाना डाला था कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो ऐसे ही हम लोग साथ चलते रहते हैं। सो टू दोज पीपल, यू वर आस्किंग अबाउट स्पोकन फेस्ट एंड कम्यून वगैरह। तो टू पीपल हु मे नॉट नो, मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा जो था, वो था जब मैं खुद अपना एक करियर रन करता था, जो मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन अब कम करता हूँ। पहले मैं रेडियो करता था, टेलीविजन करता था। वो करियर था एक क्रिएटर का, टू फाइंड अ बिगर ऑडियंस फॉर हिमसेल्फ। जब एनकम्पस शुरू हुआ, तो मैंने और लोगों के लिए एक अच्छे स्टेज का इस्तेमाल करके उनका मैसेज लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद थिएटर जो था, वो मेरे लिए एक अगेन आउटलेट था फॉर अनदर पार्ट ऑफ माय क्रिएटिविटी, व्हिच वाज नॉट क्रिएटिविटी व्हिच आई एम एक्सप्रेसिंग बाय माय सेल्फ, पर जिसमें मैं और लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्टर्स का, लाइटिंग डायरेक्टर्स का वगैरह। तो मैंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था ग्राफिटी, जो कि मैंने 97 में किया था। नेहा धूपिया, बाय द वे, उसमें मेरी पहली स्टूडेंट हीरोइन थी। उस समय शी वाज अ स्टूडेंट इन कॉलेज, एंड उसको हम लोगों ने लिया था प्ले में। उनका कैरेक्टर का नाम था ऐश्वर्या। प्ले वाज अबाउट स्कूल लाइफ एंड स्कूल के रोमांस, और स्कूल में क्या होता है, और स्कूल में जो फेलियर होता है उसके बारे में। यही प्ले को लेके मैं आगे बढ़ता गया, और 2008 में मुझे रेड चिलीज में शाहरुख खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट को सुन के मुझसे यही सवाल कहा कि ये फिल्म कौन देखेगा? तो मैंने कहा, साहब, छोटे बजट की फिल्म है, इसमें कोई बड़े स्टार की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो उनको इस बात से बड़ा ही एंड आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बिकॉज़ हम लोग बहुत सारे शोज करते थे उस टाइम पे। तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि यू विल नीड सपोर्ट। ऐसे नहीं मुझे चाहिए। अब उस टाइम पर शाहरुख भी चाहते थे कि ही मेक्स अ फिल्म दैट डजंट हैव शाहरुख खान इन इट। तो उन्होंने कहा, चलो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अगर आप देखें तो बिल्लू बार्बर में भी उनकी वही कोशिश थी। हाल फिलहाल में उन्होंने एक और फिल्म भी निकाली थी। एवरी स्टार वांट्स टू क्रिएट अ सिस्टम दैट डजंट ओनली हैव द स्टार, उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। फिल्म बनाई, तकरीबन 3 साल लग गया फिल्म बनाने में, लेकिन जब फिल्म 2011 में निकली, तो जो उन्होंने पहली बार मुझसे सवाल करा था, वही सवाल मेरे सामने आ गया कि इस फिल्म को कोई क्यों देखेगा? क्योंकि इसमें 4 न्यू कमर्स थे, कहानी बड़ी स्वीट थी, बनाई बड़े दिल से गई थी, लेकिन जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, 7 और फिल्में रिलीज हुई थी। So because of 7 films releasing, we ended up, I think if I remember correctly, कुछ 4.5 करोड़ रुपए उसने अर्न करे थे, और बनी कुछ 6-7 करोड़ रुपए में थी। फिर वो टेलीविजन पे रिलीज हुई, तो टेक्निकली उसने कोई लॉस नहीं करा। लेकिन एज अ क्रिएटर मैं बहुत ही अपने आप को एम्प्टी फील कर रहा था कि मैंने अपनी पूरी जो है वो जद्दोजहद करके, पूरी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी सब लगा के एक फिल्म बनाई है, और फिल्म नहीं चले।
उसके बाद एज अ क्रिएटर आई फेल्ट, एक तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जैसे एक बहुत ही बड़ी सी वैक्यूम बन गई थी, एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। और दूसरा मुझे बहुत ही जज्ड फीलिंग लग रही थी कि यार लोगों ने जज किया, पसंद नहीं आया, जिंदगी में 20 साल की करियर को तो लोगों ने इतना पसंद करा था, ये नहीं अच्छा लगा, क्या हो गया। उस टाइम पर मेरे कुछ क्रिएटिव फ्रेंड्स ने मुझसे मिलना शुरू करा, और वो मुझे किसी ना किसी एक्सक्यूज देकर बाहर बुलाते थे कि चलो चलो अरे मेरे घर आ जाओ, बात करनी है, और 3-4 और होते थे। और उन्होंने रियलाइज करा कि क्रिएटिवली आई वाज ऑब्वियसली वेरी अपसेट, एंड सो दे एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट देयर फेलियर्स। उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने एक्टर बनने की कोशिश करी थी, नहीं चला। किसी और ने बताया कि यार मैंने जब गाना बनाया था ना तो वो नहीं चला। तो ये देख के मैंने रियलाइज करा कि क्रिएटर्स को और क्रिएटर्स की जरूरत होती है कभी कभार जीवन में, सिर्फ एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को सुनने के लिए, और सक्सेस की नहीं, फेलियर की, वल्नरेबिलिटी की, अपनी हिचकिचाहट की, अपने जिंदगी के उन मौकों की, उन पन्नों की जो कि हम किसी और के सामने नहीं शेयर करते हैं। तो हम लोगों ने ये शेयर करके कम्यून बनाया। और वेस्ट में ये जो शब्द है कम्यून, कम्यून एक किस्म से जिस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो थी वो जगह बनाई थी कैलकाटा में, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, देयर वाज अ यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ थिंग जैसे उन्होंने बनाई थी। तो ये यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये उसी तरीके का एक कलेक्टिव है जहां पर लोग आके अपने आइडियाज, अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करते थे। वहां से हमने स्टोरी टेलिंग शुरू करी। जब स्टोरीज को इंटरनेट पे डाला, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज शायद लोगों को उस वल्नरेबिलिटी में अपने आप को देख पाए। सो दैट शांति निकेतन, जी बिल्कुल बिल्कुल रत्ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जिस तरीके से उन्होंने शांति निकेतन बनाई थी, कम्यून उतनी बड़ी हस्ती नहीं है, बहुत छोटी डिजिटल एंटिटी है, लेकिन उससे हम लोगों ने एक जगह बनाई है जहां पे राइटर्स, स्टोरी टेलर्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स, सब लोग मिलते हैं, सब लोग साथ मिलके अपना बेस्ट काम शेयर करते हैं, जिसको हम लोग ऑनलाइन डालते हैं। अब ये यकीन मानिए लिंसिया दैट पिछले 4 साल में हमने जब शुरुआत करी थी, और मैं आप लोगों को, बच्चों को ये चीज बोलना चाहता हूँ, यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूँ, जब मैंने शुरू करा था ना मुझे इंस्टाग्राम आता था, ना मुझे यूट्यूब आता था, ना मुझे पोस्ट बनानी आती थी, लेकिन ये मैंने खुद सीखा। क्योंकि उस शुरुआत में ये मेरे दिमाग का एक आइडिया था, तो मैं इसको खुद कर रहा था। और पहले वीडियो को डालते ही हम लोग के सब्सक्रिप्शन कुछ 5-10 हजार आए, फिर बढ़ता गया। आज हमारे पास तकरीबन 6.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस ऑल मीडियम्स, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। और ये यूनिक यूजर्स है, मैं कॉमन यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिक यूजर्स की बात कर रहा हूँ। तो इनकी वजह से मैंने ये रियलाइज करा कि ये जब ऑडियंस हमारे साथ ऑनलाइन आने लगी, तो स्पोकन फेस्ट इनको ऑफलाइन लाने की थी। तो मुझसे लोग कहते हैं कि स्पोकन फेस्ट क्या है? स्पोकन फेस्ट लोगों को अपने आप को जेन्युइनली एक्सप्रेस करने के लिए एक फेस्टिवल है। दिल्ली में रेखता एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है जो उर्दू पोइट्री को अप्रिशिएट करता है। हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, कन्नड़, तमिल, जितनी भी लैंग्वेजेस से लोग आते हैं, कोशिश करते हैं सबको रिप्रेजेंटेशन दें। सिंगर्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स का फेस्टिवल है। और अगर आप लोग कभी आ सकें तो जरूर आइएगा, क्योंकि सच में वो 2 दिन मुझे जो अच्छा लगता है कि सारे क्रिएटर कहते हैं कि ये 2 दिन जिंदगी के अहम होते हैं, जहां पर हम लोग को आके लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक मुकाम है, उसके लिए एक जगह है जहां पर उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, जहां पर साथ में लोग जुड़ सकते हैं। तो रोशन जी, ऑडियंस के सवाल लेने से पहले मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है। चलिए तो चलिए, क्या आप रेडी हैं? आर यू गोइंग टू बी रैपिड क्विक? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पहली चीज जो दिमाग में आएगी, और उसके बाद ऑडियंस आपके बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ साइड पे, और मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वक्त सिर्फ 10 मिनट है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। जी जी जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्वारंटाइन के बाद सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे? मैं अपने माँ बाप से मिलने लखनऊ जाऊंगा। ओ, मम्मी, अच्छा वो लखनऊ में रहते हैं? जी 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 जी। और जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं उनके बारे में? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आवाज से आया हूं, तो इसलिए आवाज की दुनिया से हूं, तो मुझे आवाज का बहुत ही ज्यादा एक कनेक्शन मिलता है। या तो उनकी आवाज या उनका अंदाज, इन टर्म्स ऑफ जस्ट वो मिलते कैसे हैं, और वो मुझसे नहीं, मेरे आस पास लोगों से कैसे मिलते हैं, ये मुझे देखना बहुत जरूरी होता है। ये मुन्ना भाई फिल्म में अगर आपको याद हो था, लेकिन ये सच में मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज नोटिस करी है, दैट हाउ पीपल ट्रीट अदर पीपल
often tells जी। me more about them than anyone else. सर मेरी आवाज कैसी लगी आपको? नहीं, मुझे आपकी आवाज ही बहुत अच्छी लगी, और उसके अलावा मुझे दूसरी चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आपने जिस तरीके से रिसर्च करी, पहले जो मुझसे बात करी, ये दिखाता है कि एक एंकर सच में इन्वेस्टेड है अपने सब्जेक्ट में। बहुत बार होता है, मैं 2-3 स्टूडियो गया हूँ जहां पर जैसे मैं एंटर करता हूँ, रोशन जी अच्छा बताइए अगली फिल्म क्या बना रहे हैं। अरे मैंने 2-3 बार बोला है कि अभी मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है। फिर मैं उन लोगों की खिंचाई करना शुरू कर देता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो अभी क्वारंटाइन के दौरान आपके घर का कौन सा सप्लाई कम है? फूड आइटम का कौन सा सप्लाई कम है? सच बता रहा हूँ, मुझे जो अपने वो लखनऊ के टुंडे कबाब जो मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि हमारे घर में शाहीन हमारे घर में सब लोग अच्छा कुक करते हैं, बट शी कुक्स वेरी वेल। पहले वो ईद बकरीद वगैरह कहती थी, मुझे हर रोज खाना बनाने का शौक नहीं, लेकिन इन दीज डेज उन्होंने अलग अलग किस्म के खाने बना के हम लोगों का बहुत जो है वो दिल रखा है, सबको काफी कुछ रखा हुआ है। तो उतनी तो कमी नहीं महसूस हो रही है, हाँ, लेकिन कभी कभार मैं अपने वो टुंडे कबाब निहारी वगैरह बहुत मिस करता हूँ। क्या बात है। अगर आप सुपर हीरो बन जाते हैं तो आपको कौन सा सुपर पावर चाहिए? देखिए, कहने को तो मैं यही कहता कि इनविजिबल होता तो बहुत सारी चीजें देख लेता, लेकिन ये मैं अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हम सबको एक सुपर पावर की जरूरत है। वो ये है कि, और मैं सच में आप लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहता, लेकिन टू बी एबल टू केयर फॉर अदर्स इज अ सुपर पावर वी मस्ट ऑल हैव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। Super. 2 things that you don't like about yourself. I have a propensity sometimes to put on weight. जब मैं बहुत खाता हूँ तो मुझे वही होता है, जब भी मैं बाहर हॉलिडे पे जाता हूँ ना, मेरा वो वजन 2-3 किलो बढ़ता है, मुझे बहुत खलता है। दूसरा है आई एम अ वर्कaholic एंड समटाइम्स आई गेट obsessed with work. तो मुझे बाहर खींचना पड़ता है, वरना मैं, अगर आप मुझे कहें 24 घंटे काम करो, मैं करता रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। अगर एक टाइम मशीन आपको दिया जाता है तो आप कौन से युग में जाना चाहेंगे? मैं सच में उस टाइम पर जाने चाहता हूं जब इब्ने बतूता और ऐसे बहुत सारे जो रेनेसांस का टाइम था। जी, जी, वो जी, टाइम, उस टाइम से मैं एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है। मुझे उस टाइम और सच में उस टाइम को मैं बहुत डीपली एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो सच में द रेनेसांस इज वेयर आई वुड रियली लाइक टू गो। और हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आपके लिए सक्सेस क्या है? Having the time to do what you want is success. और अगर आप एक गाना हमेशा गुनगुनाते हैं, वो कौन सा गाना है? और जरा गा के सुना दीजिए हमें। वैसे तो मैं बहुत गाता हूँ, और मेरे दोस्त कभी बार ऊब भी जाते हैं, लेकिन जो गाना वैसे तो बहुत शौक है, लेकिन चलिए आपको एक 2 लाइनें सुना देता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों पे भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया। तो ये क्या मैं बहुत बात गाता है, क्या बात है। सर मुझे लगता है एक्टर, एंकर, एंटरप्रेनर के साथ सिंगर भी जोड़ दीजिए। हाँ, तो मेरे बहुत दोस्त कभी कभार बोलते हैं कि यार तू गाने क्यों नहीं गाता। मैंने कहा यार बहुत और लोग गाते हैं, मैं मस्ती में ऐसे गा लेता हूँ, लेकिन आई रियली अगर आप मुझसे पूछती ना कि अगर मैं ये सब करके ना कुछ करता तो क्या करता, तो मैं जरूर सिंगर होता। सर आप डांस भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आई हैव 2 लेफ्ट फीट। किसी भी पार्टी में लोग जो होते हैं जब डांस करते हैं, मैं सिर्फ हाथों से डांस करता हूँ, क्योंकि मेरे पैर चलते ही नहीं है। तो खुर्शीद भाई और मैं काफी बार जो होता है वो ईमा की पार्टीज में साथ खड़े होते हैं, लोग आते हैं चलिए डांस करिए, हम लोग सिर्फ ये करके हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग की हमारी कैपेसिटी के बाहर है। रोशन जी, जब घर में शाहीन के साथ तू तू मैं होता है तो आप क्वारंटाइन के दौरान तो ये थोड़ा बहुत तो होते रहता है, तो क्रिएटिविटी बिल्कुल। पर ध्यान कैसे किया जाए, कैसे दिया जाए? द नेशन वांट्स टू नो।
मेरे पास एक छोटा सा कमरा है जहां पर नॉर्मली मैं सारे अपने इंटरव्यूज वगैरह उस कमरे से करता हूँ, क्योंकि जब मैं जूम पे करता हूँ तो मैं बैकड्रॉप लगा लेता हूँ। लेकिन वहां पर मेरी 2 जिम की मशीनें हैं, मेरा एक छोटा सा टेलीविजन है, मेरी किताबें हैं, मेरा कंप्यूटर है। मैं वहीं पर बैठ के जब तक मामला शांत हो जाता है तब तक इंतजार करता हूँ और फिर से पहल कर देता हूँ। मामला शांत होने में कितना समय लगता है यूजुअली? वैसे वैसे नॉर्मली मैक्सिमम कभी जब चलता है तो वो आधे दिन, एक दिन चलता है, लेकिन नॉर्मली कोशिश तो ये होती है कि 1 घंटे के अंदर जो होता है वो मैं मंडराता हुआ पहुंच जाता हूँ आसपास, और फिर होता है कि अच्छा चलो यार हो गया, अब देखा जाएगा, आगे बढ़ो। तो सॉरी आप बोलते हैं पहले? नहीं, मैं कभी कभार मुझे मुझे बुलवाया जाता है। सुपर सुपर। आर्टिस्ट की दुनिया में आपके इंस्पिरेशन कौन है? बिजनेस की दुनिया में आपके इंस्पिरेशन कौन है? आर्टिस्ट की दुनिया में मुझे रॉबिन विलियम्स बहुत इसलिए पसंद थे क्योंकि ना तो वो सिर्फ कॉमेडियन थे, पर मुझे लगता है एक तो कॉमेडी वाले सारे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं लाइफ में, वो जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। बट रॉबिन विलियम्स एक्टर भी थे, वॉइस एक्टर भी थे, और एक्चुअली अंदर से डिप्रेशन के बहुत बड़े पीड़ित थे। तो उनकी जिंदगी से मुझे यही मिलता है कि एक आदमी जो बाहर, मोइन अख्तर साहब का एक जोक था कि एक आदमी जो है वो एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूं, मैं हमेशा अकेला होता हूं तो रोता रहता हूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि वो सर्कस में जो वो एक कॉमेडियन है उसको जाके देखो, वो बहुत मजेदार आदमी है, सबको हंसाता है। और वो आदमी कहता है मैं ही वो कॉमेडियन हूँ। तो बहुत ही डीप सा एक जोक था, मोइन अख्तर बहुत लोगों को हंसाते थे। तो रॉबिन विलियम्स से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, बिकॉज मुझे लगता है उनकी जिंदगी में बहुत लेसन है, नॉट जस्ट इन हिज करियर। बिजनेस में आपने जो बोला, तो बिजनेस में मुझे एथिकल बिजनेसमैन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अभी रॉबर्ट आइगर डिज्नी की किताब पढ़ रहा हूँ, राइड ऑफ अ लाइफ टाइम, एंड आई जेन्युइनली आई लव, आई मीन उसके पहले चैप्टर में उन्होंने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं उनको पढ़ के मुझे सच में लगा, और मैंने कहा कि मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, वो डिज्नी के हेड है, लेकिन उनके जो आइडियल्स और वैल्यूज है मुझसे बहुत मैच करते जी जी। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप $1,000,000 एक मंत्रा देना चाहेंगे, एक मंत्रा, वो क्या है? हैं। रीड, राइट, रिड्यूस, रिपीट। रीड राइट रिपीट। रीड नो, राइट रीड, रीड राइट, राइट रिड्यूस, रिड्यूस, reduce रिपीट। repeat. Fantastic. Roshan ji, you know what, I've also come up with a public speaking course, and I have a 90-minute I have a 90-minute webinar that's happening on 1st of May. And क्योंकि यहाँ पर इतने students हैं, definitely I think you should come and attend this webinar and make your way to becoming a superstar public speaker. मैं उसको मैसेज में वो लिंक डाल दूंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है is by our audience. खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि आई थिंक अब थोड़ा सा टाइम जो है वो खत्म होने Last का है, 2 तो उनका minutes. लास्ट वर्ड, हाँ हाँ. कहने लगे लास्ट वर्ड टू दिस सेशन, व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ। Yes. तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने मैंने वो पढ़ लिया था इसलिए मैं कहना चाह रहा था। तो खुर्शीद साहब, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एडवांटेज ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, यूथ को इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मैं यंग लोगों को और जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि यूथ उम्र से रिलेटेड चीज नहीं होती है। ऑल ऑफ अस कैन बी यूथफुल। यूथफुलनेस, या ये जो चीज लोग कहते हैं कि जवान जवान आप अपनी सोच से होते हैं, जवान आप अपने इंटरेक्शन से होते हैं, जवान आप अपनी एनर्जी से होते हैं। इसलिए हमेशा जिंदगी में जवान रहिए। जो सच में जवान है उम्र से, उनके लिए मेरा मैसेज सिंपली सिर्फ ये है कि जीवन में आपके जनरेशन को एक, मैं जब टीचिंग की बात कर रहा था, एक टीचर और मिला है आपको, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट पर आपको वो तकरीबन सारी चीजें, वो सारे टूल्स मिल सकते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को इंप्रूव कर सकते हैं। आज हार्वर्ड के 250 कोर्स फ्री अवेलेबल हैं। आज अलग अलग वेबसाइट्स पर अगर आप जाइए, ट्रेनिंग मिल रही है, हर तरफ वेबिनार हो रहे हैं, हर तरफ सेमिनार्स हो रहे हैं। वक्त निकालिए 4 चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए, और जीवन के अलग अलग पॉइंट्स पर आप इन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। एक है अपने में, करियर में बात नहीं कर रहा हूं, अपने में थोड़ा सा वक्त निकाल के इन्वेस्ट कीजिए अपनी हॉबीज के लिए। जीवन
लगता बहुत लंबा है लेकिन होता बहुत छोटा है, और कभी कभार आपको एंड में लगेगा, जो लोग कभी कभार ना वो रिग्रेट के साथ रहते हैं, उस संकोच के साथ रहते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा वक्त अपने आप, अपने हॉबीज, अपने प्रेरणाओं को दीजिए, दैट्स योर वर्क। कुछ टाइम अपने करियर, अपने प्रोफेशन को दीजिए। प्रोफेशन और हॉबीज अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगिंग भी प्रोफेशन बन सकता है, डॉक्टरी भी प्रोफेशन बन सकता है, इंजीनियरिंग बन सकता है, और ये दोनों चीजें भी साथ में चल सकती हैं बिना एक को प्रोफेशन चूज किए। चिंता मत कीजिए, बहुत ऑप्शन, बहुत अपॉर्चुनिटीज दुनिया में अवेलेबल है। तीसरा, वक्त निकालिए अपने दोस्तों और परिवार के लिए। आज बहुत लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि वो कितने अकेले हैं, और यूथ जितना जुड़ा हुआ है इंटरनेट से उतना ही अकेला है अपने आप में। इसलिए किसी से जुड़िए, दोस्त से जुड़िए, परिवार से जुड़िए। ये अच्छा मौका है अपने घर वालों के साथ बैठ के कुछ बातचीत करने का, अपने बारे में कुछ शेयर करने का। एक शाम निकालिए, बात करिए एक दूसरे के को क्या डर है, क्या संकोच है, क्या जीवन से आकांक्षाएं हैं, क्या चाहते हैं, ये ढूंढिए। और चौथी चीज, थोड़ा वक्त निकालिए कम्युनिटी के लिए। जब मैं कम्युनिटी की बात करता हूं, अपने इसमें देश बहुत बड़ी चीज होती है। अपने घर के बाहर देखिए, अपने पड़ोसी को देखिए, अपने बगल में रहने वाले उस व्यक्ति को देखिए जिसको आपकी समय आवश्यकता है, अपनी गली को देखिए, अपने कस्बे को देखिए, अपनी आसपास जो लोग पीड़ित हैं उनको देखिए। ये सारी चीजें हम लोगों को, हम सब का जो भी धर्म हो वो सिखाता है, और हर धर्म के अंदर ये चीजें हैं, इनको फॉलो करिए। डू नॉट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। ये बहुत गलत चीजें हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं आजकल के, ये अलग है वो अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इंसान हैं। आज क्या कोविड का बैक्टीरिया ये देखता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गिरजा जाता है, कौन गुरुद्वारे जाता है? नहीं, हम सब इंसान हैं, और इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं है दुनिया में। और मैं जानता हूं, फिर से वही कहूंगा, लोग कहते हैं कि भाई रोशन अब बस, तो अभी के लिए अब बस। ये चार चीजों पे अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकेंगे, जिंदगी बहुत ही गुल गुलशन गुलजार होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी, और बहुत ही ज्यादा आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। क्या बात है रोशन जी, आपने इतना पर्ल्स ऑफ विजडम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और आपके लिए और सबके लिए चंद लाइनें निकल रही है दिल से। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त ये क्यों सोचे कि बुरा होगा, बस चलते रहे मंजिल की ओर, बस चलते रहे मंजिल की ओर, कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। वाह 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 वाह, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लिंसिया, थैंक यू खुर्शीद भाई, एंड थैंक यू एवरीवन. All the people asking me about hostel questions, all of those, I am very happy to come back and answer them again to you all, because I know there was so much. But बहुत शुक्रिया, thank you everyone for making me a part of this. थैंक यू सो मच दोस्तों। आज 4:30 बजे और एक बहुत ही सुपर सेशन होने वाला है बाय द एक्टर राजेश कुमार, और ये 4:30 बजे होने वाला है। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन एडवांटेज डायलॉग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत अच्छा लगा। Remember to stay safe, play safe, and remain at home. Thank you once again. Thank you, Roshan ji. Thank you, Khurshid ji, for organizing such a fantastic platform. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Take care. Bye.